गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलू गुस्सा क्लासेस। तो आज चौथा लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आज देखते हैं, देखो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देख रहे थे या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देख रहे थे, उसका 6th पॉइंट हम देख रहे थे, 7th पॉइंट जो क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने कंपेयर किया सोलर सिस्टम का, बोला कि इट इज इक्विवेलेंट टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जैसे क्या है, जैसे प्लैनेट्स है बहुत सारे, वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि सोलर सिस्टम को इस एटॉमिक मॉडल से कौन कंपेयर किया, तो कौन कंपेयर किया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो सोलर सिस्टम से इन्होंने कंपेयर किया था। चलो ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं कि किस तरह से ये है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर ये आपका क्या है, प्रोटॉन ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, एक बार तो यहां है, देखो इसका डायरेक्शन इधर है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इसका डायरेक्शन ये है ना, और इस बार यहां पे हो गया। अब डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बार बार इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कर रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो कर रहा है, चारों तरफ जो घूम रहा है, तो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये देखो मैं लिखा हूं कि यहाँ पे जब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने से क्या हो रहा है, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फॉर्म हो जा रहा है, एक टाइप का एक्सेलरेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का मास होगा, कुछ तो मास होगा, समझ लो मास क्या है, m है। तो जब, और एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है कि नहीं, F इक्वल टू ma। तो एक टाइप का फोर्स, देखो वेलोसिटी चेंज हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, उन सब चीजें, डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन हो गया, उसका कुछ मास है, इन दोनों मतलब कुछ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ तो मास है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो उससे क्या हो गया, एक टाइप का फोर्स जनरेट हो गया। ठीक है, F इक्वल टू एम में होता है फोर्स। तो अ टाइप ऑफ फोर्स जनरेटेड दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो एक टाइप का फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सेलरेशन के कारण जनरेट होता है, F इक्वल टू एम ए, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो अब यही जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो क्या काम करता है, मैं आगे बताऊंगा। एक चीज और है, देखो कोई भी दो चार्ज है, अगर मैं कोई बता दूं कि कोई भी दो चार्ज है, जैसे प्लस चार्ज है ना, माइनस चार्ज, कोई भी दो चार्ज है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये प्रोटॉन प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fe, और सेंट्रीपेटल फोर्स Fc। तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बताऊंगा आगे मैं केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन यूज दिस फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो होता है, इलेक्ट्रॉन यूज दिस फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो करता है अराउंड न्यूक्लियस, वो किसके कारण करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे जो सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपेटल फोर्स था वो क्या करता है, देखो ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ इसके रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल ऑन द न्यूक्लियस। देखो चलो मैं मैक्सवेल के बारे में बताऊंगा तो और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंपेयर करके समझते हैं हम तो ज्यादा समझ में आता है। तो देखो क्या है, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहा है,
तो ये न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिरता है? भाई एनर्जी तो इसकी लॉस होगी ना, घूम रहा है ये चारों तरफ, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घूमता है चारों तरफ, घूमता रहेगा तो क्या होगा? एनर्जी तो खत्म होगी। भाई आप ही दौड़ते रहो किसी पाथ पे या किसी भी पाथ पे, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ते रहो, क्या होगा? आपकी एनर्जी लॉस होगा, मास खत्म होगा धीरे धीरे, तो क्या होगा? अब एक ना एक बार क्या रेस्ट में हो जाओगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस उसका खत्म होगा। तो देखो इसमें फॉल क्यों नहीं करता है, क्यों? ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स, जो Fc है उसके कारण इसके ऊपर फॉल नहीं करता है। अब देखो Fc क्या करता है? Fc ये करता है कि चेंज इन डायरेक्शन कर देता है इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का। फिर चेंज इन डायरेक्शन हुआ, जब चेंज इन डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन देखो बार बार चेंज हो रहा है, जब चेंज इन डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, एक्सेलरेशन जनरेट हो तो फिर से फोर्स जनरेट हो गया। तो देखो एक दूसरे से कोरिलेट है। एक बार सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया तो फिर उसको क्या करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुआ तो उससे क्या हो गया? एक्सेलरेशन जनरेट हुआ तो फिर से आपका क्या हो गया? फोर्स, फिर से फोर्स कम आ गया। तो एक दूसरे को इक्विवेलेंट करते रहेंगे, इसको खत्म नहीं होने देंगे। तो वही बोल रहे हैं, ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स that used to change in direction of electrons, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का जो मोशन है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो डायरेक्शन वो क्या करते हैं? चेंज करते जाते हैं, ठीक है। उससे क्या हो गया? जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन जनरेटेड, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। एक्सेलरेशन जब जनरेट हो जाता है तो आल्सो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस, जब एक्सेलरेशन जनरेट हुआ तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी जनरेट हो गया। तो अब एक दूसरे को देखो ना, इक्विलिब्रियम करके रखे नहीं, मतलब अगर फोर्स जनरेट हो गया तो फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी चेंज से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फिर से क्या हो गया? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो प्रोड्यूस हो गया ये। तो इसका रीजन उन्होंने बताया कि ड्यू टू दिस सोलर सिस्टम आल्सो वर्क, सोलर सिस्टम इसी के कारण वर्क करता है। किसके कारण? सेंट्रीपेटल फोर्स के। एक चीज उन्होंने और बता दिया कि जब ये जो दो चार्ज के कारण अलग अलग एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा था, उसको क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके मतलब इन दोनों पिंड के, ये जो अगर ऑब्जेक्ट ले लो कोई, तो इनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा था जो चेंज इन डायरेक्शन के, वेलोसिटी के डायरेक्शन के कारण लग रहा था, तो उसको बोल रहे सेंट्रीपेटल फोर्स। वो आपस में इक्वल होते हैं, मींस Fe इक्वल टू Fc, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट करो, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे उनकी थ्योरी क्या थी कि रदरफोर्ड की, वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? कि सेंट्रीपेटल फोर्स इसको बैलेंस करके रखेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी ने इनके मॉडल को फेल कर दिया। किस तरह से फेल कर दिया? तो देखो पहले देखते हैं कि उनका मॉडल क्या था रदरफोर्ड का, कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेशन कर रहा, रिवॉल्व कर रहा है, और ये न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ये बैलेंस कर देता है और चारों तरफ घूमता रहता है। जस्ट लाइक दैट सोलर सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है, नहीं तो अर्थ गिर जाती सन के ऊपर, सब कुछ सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और एटम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको ये सही नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं सही था? अब मैक्सवेल ने एक अपना थ्योरी दिया। इन्होंने क्या बताया कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन लूजेज एनर्जी। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल है ना, समझ लो इलेक्ट्रॉन ही है, कुछ भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रेडिएशन करता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन करता है, उसका मास कुछ लॉस होता है, या ये क्या करता है? एनर्जी को इमिट्स करता है, एनर्जी को लॉस करता है। जब रेडिएशन होगा तो क्या होगा? इसके एनर्जी का लॉस होगा। भाई जब एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा तो वो किसकी तरफ चला जाएगा? जिसके पास ज्यादा एनर्जी है। जैसे ये चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज इधर बगल में है इसके पास, ठीक है, चलो पॉजिटिव चार्ज एक बड़ा सा है, ये छोटा सा चार्ज हो गया, ये खत्म होते होते एनर्जी बहुत कम हो गया, तो क्या करेगा? छोटे चार्ज को ये बड़ा चार्ज खींच लेगा। तो उसी तरह से समझा रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी इमिट्स करता है। भाई जाहिर सी बात है, आप भी दौड़ो किसी पाथ पे तो आपकी भी एनर्जी कम होगी, ठीक है,
ऐसा होगा कि आप स्टेबिलिटी चाहोगे, ये इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी चाहेगा कि हम मिल जाए, इससे कोलाइड कर लें। तो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जब घूम रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, एनर्जी लूजेस। क्यों लूजेस हो रही है? ड्यू टू रेडिएशन। भाई रेडिएशन तो होता है ना, चार्ज पार्टिकल है ना, रेडिएशन हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो। एनर्जी जब लूज होगा, जब एनर्जी लूज होगा तो क्या होगा, एनर्जी लूज हो गया तो क्या होगा इसमें, देखो देखो ये एनर्जी लूज कर रहा है। एक चीज और है कि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो जो एक्सेलरेटेड बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी जो है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, या कोई समझ लो अर्थ ही समझ लो, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका एनर्जी लूज हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है। एक्सेलरेटेड बॉडी का क्या होगा, ऐसा होगा ये कि आके क्या होगा, कोलाइड विद न्यूक्लियस, है ना। ये न्यूक्लियस से क्यों कोलाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई और ये स्टेबल रहना चाहेगा, तो बड़े एनर्जी सोर्स के पास चला जाएगा। अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट कर लेगा, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज हो गया, ठीक है। अब जब कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से, जब न्यूक्लियस से कोलाइड कर गया तो क्या हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉयड। तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सही से बता नहीं पाया कि देखो यहां पे एटम डिस्ट्रॉय तो हो सकता है ना, जब कोलाइड होगा एनर्जी लूज होगा, जब कोलाइड हो जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो ये इनका फर्स्ट फेलियर बता दिए मैक्सवेल ने कि इस तरह से एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखो सेकंड चीज क्या है, उन्होंने सेकंड चीज बताया कि ही कांट एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी एटम, जाहिर सी बात है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहाँ है यहाँ पे, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एटम है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम यहाँ पर नहीं है ना, तो ही कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आगे है ही कांट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जानते हो आप लोग, स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप लोग 10th 9th या 10th में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम, आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, उस पर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम निकलता है, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि देखो जैसे हम एक, ठीक है, चैम्बर ले लेते हैं, उसमें एक गैस भर देते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है इसमें, ठीक है, और इधर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, और यहां से हम व्हाइट लाइट भेजते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट भेजते हैं, व्हाइट लाइट, ठीक, भेजते हैं। देखो अब व्हाइट लाइट भेजते हैं, तो ये एक्सप्लेन कौन नहीं बताया, इसको कौन नहीं बताया, रदरफोर्ड, इसको बताया कौन, मैक्सवेल ने, ठीक है। अभी मैक्सवेल के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, इसके बाद नील बोहर पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मैक्सवेल को थोड़ा सा कुछ और। तो देखो इन्होंने बोला, अब नील बोहर यहाँ पे मैक्सवेल ने बोला कि ये किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मतलब कोई प्रिज्म है उससे 7 कलर निकलते हैं, सब कलर तो नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले क्या है, वायलेट, सबसे ज्यादा जो कलर आएगा, सबसे ज्यादा जो कलर आता है वो कौन सा आता है, वायलेट कलर आता है, ठीक है। व्हाइट लाइट अगर हाइड्रोजन गैस से पास किए तो सबसे ज्यादा किसका कलर आता है, वायलेट आता है, ठीक है, वायलेट आता है। उसके बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो आएगा, ठीक है, इंडिगो आएगा। उसके बाद एक कलर आता है जो आप लोग को बता दूं, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर आता है। तो ये एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है जो अभी अगले क्लास में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं बता पाए थे कौन, रदरफोर्ड ने, कौन बताया, मैक्सवेल ने। तो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कौन दिया, मैक्सवेल ने, ठीक है। ये कौन सा कलर में बताया था, ये 4 कलर था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ठीक है। तो सारे कलर नहीं आते, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि व्हाइट लाइट जब हाइड्रोजन गैस से पास होगी तो कौन कौन से कलर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम अगर इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम हीलियम ले लिए और यहाँ से व्हाइट लाइट पास करते हैं, तो जो कलर पास होगा, यहाँ पे जो कलर आएगा वो पूरा का पूरा मैक्सिमम क्या आएगा, येलो कलर, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर हम गैस चेंज कर देंगे तो उसमें से अलग अलग कलर इस तरह से स्पेक्ट्रम में आएंगे, ठीक है। इसको कौन एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल। चलो फिर आगे अगली क्लास में देखते हैं नील्स बोहर को। थैंक यू क्लास।